गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बिहेवियरलिज्म। हम बेसिकली आज मेन फीचर्स कवर करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म के, बिकॉज हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी उसका मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स कवर कर ली थी। आज हम कवर करने वाले हैं द मेन फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम मेन फीचर्स कवर करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म के। तो इफ यू रिमेंबर, हमने एक पॉलिटिकल थिंकर की बात करी थी इन द पार्ट 1 ऑफ बिहेवियरलिज्म, जहां पर हमने उनका नाम लिया था, दैट इज डेविड ईस्टन। ठीक है, तो अब वही सेम पॉलिटिकल थिंकर दैट इज डेविड ईस्टन, इन्होंने कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बिहेवियरलिज्म के, जिनको 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ डेविड ईस्टन ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या वो फीचर्स क्या है बिहेवियरलिज्म की, तो वो चीज अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है दैट इज रेगुलरिटीज। तो यहाँ पर बिहेवियरिस्ट क्या बिलीव किया करते थे, तो यहाँ पर जितने भी बिहेवियरलिस्ट थे इंक्लूडिंग डेविड ईस्टन, वो सब ये बिलीव किया करते थे कि हालांकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, मतलब हर एक ह्यूमन जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, सबका बिहेवियर डिफरेंट है, बट फिर भी वो कुछ रेगुलर पैटर्न शो करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें कुछ रेगुलर पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो पैटर्न्स कैसे होंगे, वो रिपीटेबल होंगे, मतलब वो बार बार रिपीट होंगे एंड उनको इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में इजीली भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि इलेक्शंस में जो लोग सेम कास्ट से या सेम क्लास, सेम लैंग्वेज, किसी भी सेम रीजन से या किसी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो ऑफन सिमिलर वेज में जो है वोट करते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जांपल है ऑफ रेगुलरिटीज। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर हमने ह्यूमन का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस पैटर्न से जो है वोट दे रहे हैं या कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अबाउट द फ्यूचर बिहेवियर, कि वो आगे जाके जो है कैसे बिहेव करेंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से कहीं ना कहीं ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना जो है बहुत जरूरी है। एंड अगर हम इस बिहेवियरिज्म की फीचर को ट्रेडिशनल अप्रोच से कंपेयर करें, तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस थी वो ज़्यादा लॉज पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे, इन सब पे फोकस किया करती थी। बट यहाँ पर जो बिहेवियरलिज्म है या जो बिहेवियरिस्ट है वो फोकस करते हैं कि लोगों का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है पॉलिटिक्स में, तो वो उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर आता है हमारा, दैट इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या, कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज है उनको केवल लॉजिक या अथॉरिटी के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाना चाहिए, उनको टेस्ट किया जाना चाहिए, देन उनको वेरीफाई किया जाना चाहिए विथ एविडेंस, कि कोई प्रूफ हो जिनसे उन थ्योरीज को वेरीफाई किया जा सके। एग्जाम्पल, केवल ये कहने की जगह कि पुअर पीपल सपोर्ट सोशलिस्ट पार्टीज, तो यहाँ पर बिहेवियरलिस्ट क्या करेंगे, तो वो यहाँ पर सर्वे डेटा कलेक्ट करेंगे, वोटिंग स्टेटिस्टिक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही भी है या नहीं है। तो पहले केवल स्टेटमेंट दे दिए जाते थे, बट अब यहाँ पे बिहेवियरिज्म ने क्या बोला कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जो है आपको पढ़ना चाहिए। एंड उस अप्रोच में क्या बोला गया कि आप केवल स्टेटमेंट्स मत दो, उसे टेस्ट भी करो और वेरीफाई भी करो। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। अच्छा, अब इस चीज की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे जो पॉलिटिकल साइंस है वो ज्यादा क्लोजर आती है टू नेचुरल साइंसेस, जहां पर केवल हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं की जाती है, उसे टेस्ट भी किया जाता है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। थर्ड फीचर आता है दैट इज टेक्निक्स। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने मॉडर्न रिसर्च मेथड्स जो है वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करे टू स्टडी पॉलिटिक्स, जिससे स्टडी किया जा सकता है पॉलिटिक्स को। अब वो मेथड्स क्या क्या है, जैसे कि सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो ये सब मेथड्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकते हो। अब यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि पहले केवल डिस्क्रिप्टिव में जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता था, ये सब डेटा कलेक्ट किया जाना, ये सब रिसर्च किया जाना, ये सब नहीं होता था। तो अब जब बिहेवियरिज्म आया तो उन्होंने बोला कि आप जो है मॉडर्न रिसर्च मेथड्स का यूज करो पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। आप सर्वेस करो, आप इंटरव्यूज लो, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो, मैथमेटिकल मॉडल्स लगाओ, कंप्यूटर्स का जो है यूज करो। तो ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई।
एंड उस चीज का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो पॉलिटिकल साइंस जो है और भी ज्यादा साइंटिफिक बनी और डेटा ड्रिवन बनी, इंस्टेड ऑफ बीइंग ओनली डिस्क्रिप्टिव और फिलोसॉफिकल। पहले जैसे डिस्क्रिप्टिव थी, थ्योरेटिकल थी, फिलोसॉफिकल थी, उसकी जगह अब वो क्या बनी, ज्यादा साइंटिफिक बनी और ज्यादा डेटा ड्रिवन बनी, जहां पर डेटा कलेक्ट करके हर चीज को टेस्ट और वेरीफाई करके फिर ही कुछ डिसीजन लिया जा रहा है या फिर ही कुछ स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई। नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज क्वांटिफिकेशन। तो जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो डेटा है उससे कलेक्ट किया जाना चाहिए न्यूमेरिकल और मेजरेबल फॉर्म में, सो दैट उसे कंपेयर किया जा सके, टेस्ट किया जा सके या फिर एनालाइज किया जा सके। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर केवल ये कहने की जगह दैट पार्टी ए इज मोर पॉपुलर, यहाँ पर बिहेवियरिस्ट क्या करेंगे, वो डेटा प्रेजेंट करेंगे कि पार्टी ए को जो है 48% वोट्स मिले बट पार्टी बी को केवल 42% वोट्स मिले, एंड इस वजह से हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट पार्टी ए इज मोर पॉपुलर। तो पहले डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, देन उसके बाद कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। केवल ऐसे वेग या हवा में आप जो है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर बिहेवियरिज्म ने बोली, जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया। तो इस क्वांटिफिकेशन के लिए आप क्या क्या यूज ले सकते हो, आप टेबल्स का यूज ले सकते हो, ग्राफ का, चार्ट्स का, परसेंटेजेस का, ये सब चीज़ों का जो है आप यूज ले सकते हो टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड ये सब कहीं ना कहीं बाद में पार्ट भी बने ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने बात करी। नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। दैट मीन्स जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसी होनी चाहिए, वैल्यू फ्री साइंस होनी चाहिए। मतलब जो रिसर्चर है उसको अपने पर्सनल बिलीव्स या जो मॉरल जजमेंट्स है वो रिसर्च के साथ मिक्स नहीं करने चाहिए। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक रिसर्चर को ये नहीं बोलना चाहिए दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, इंस्टेड उसको स्टडी करना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करती है डिफरेंट कंट्रीज में विथ न्यूट्रलिटी। मतलब वो केवल अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग या अपने मॉरल जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं, उनको पूरा स्टडी करना पड़ेगा और उनको जो रिसर्च है या जो डेटा है उस पे जो है विश्वास रख के फिर कोई स्टेटमेंट देना है। जो डेटा बोल रहा है कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, तो ही वो ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अगर डेटा इज सेइंग समथिंग एल्स एंड यू आर सेइंग समथिंग एल्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ और द मॉरल जजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज सही नहीं होगी। तो इसकी वजह से बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उस चीज को स्टडी करना है, उस चीज की रिसर्च करनी है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन पास एनी स्टेटमेंट। नेक्स्ट फीचर इज सिस्टमेटाइजेशन। दैट मीन्स जो आप रिसर्च कर रहे हो वो थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए एंड सिस्टमेटिक होनी चाहिए, नॉट जस्ट रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट। दैट मीन्स जो आप रिसर्च कर रहे हो वो थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। केवल रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से भी फैक्ट्स उठा लिए एंड उसको कलेक्ट कर लिया, तो दैट इज नॉट द वे यू हैव टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। आपको सिस्टमेटिक वे में करनी है कि पहले आपको क्या लेके चलना है, देन क्या कलेक्ट करना है, देन क्या कलेक्ट करना है, उस अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो केवल आप अनकनेक्टेड एसेज अगर लिख दो पार्लियामेंट, इलेक्शंस और जुडिशरी पे, जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसकी जगह बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं कि आप उनको एक ब्रॉडर जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर में कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की, फिट करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप कोई एसेज भी लिख रहे हो तो वो कुछ ना कुछ कॉन्क्लूजन निकालना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप ऐसे रैंडम कुछ भी उठा के आप नहीं कर सकते हो। तो ये सब एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बोली गई। अच्छा, ये सब करने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है बिल्ड करने में हेल्प हुई रादर देन फ्रेगमेंटेड स्टडीज, कि टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करने से अच्छा कहीं ना कहीं मेरे को एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मिल रही है, तो उस चीज में कहीं ना कहीं हेल्प हुई। द नेक्स्ट फीचर इज प्योर साइंस। तो प्योर साइंस मतलब बिहेवियरिज्म का मेन एम था कि साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड करना अबाउट पॉलिटिक्स, जैसे कि फिजिक्स या बायोलॉजी जो है लॉज या थ्योरीज क्रिएट करती है, बिल्कुल वैसे पॉलिटिकल साइंस में जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज बिल्डअप हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेन एम था बिहेवियरलिज्म का। तो हालांकि जो एम था वो प्योर साइंस का था, बट जो रिजल्ट है उसे आप प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हो। लाइक आप जो भी रिजल्ट आया उससे आप अपनी गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हो, कैंपेन्स प्लान कर सकते हो, पॉलिसी मेकिंग प्लान कर सकते हो कि किस टाइप की पॉलिसीज लानी चाहिए या किस टाइप की नहीं लानी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो।
अगर हम इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे फिर से, तो इलेक्शन की जो स्टडीज है वो साइंटिफिक भी हो सकती है और अप्लाइड भी हो सकती है। साइंटिफिक कैसे कि आपने वोटर का बिहेवियर पैटर्न कहीं ना कहीं पता लगा लिया कि वोटर्स जो है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं या किस अकॉर्डिंग वोट करते हैं, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है एंड वो कैसे एक सिमिलर पैटर्न में हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, तो आपने वो फाइंड आउट कर लिया, तो दैट इज साइंटिफिक। ठीक है, एंड अगर आपने उसे अप्लाई भी कर दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वोटिंग बिहेवियर को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बना रही है, तो यहाँ पर उससे क्या हुआ, इलेक्शन स्टडीज जो थी वो साइंटिफिक भी रही और अप्लाइड भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हमने बात करी। नाउ द लास्ट फीचर इज दैट इज इंटीग्रेशन, कि पॉलिटिकल साइंस को आइसोलेटेड नहीं रखा जाना चाहिए, इट शुड बी एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि पॉलिटिकल साइंस को आइसोलेट नहीं किया जाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच शुड बी यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस को आइसोलेट नहीं किया जाना चाहिए, इंस्टेड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच शुड बी यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस। दैट मीन्स यहाँ पर ये बोला गया कि आप केवल पॉलिटिकल साइंस मत पढ़ो, इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करो, उनकी भी इंसाइट्स जो है वो इंक्लूड करो। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जैसे सपोज करो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो आप केवल पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते, आपको लोगों का बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर जैसे कुछ डेटा कलेक्ट वगैरह करना है या कितना क्या परसेंटेज डेटा है या कौन किसको वोट कर रहा है, तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का यूज आएगा। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी जाननी होगी कि कैसे क्या चलता हुआ आ रहा है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं व्हाइल स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। आप केवल पॉलिटिकल साइंस को एज अ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते हो, यू हैव टू इंक्लूड ऑल दो सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि साइकोलॉजी कैसे इंक्लूड होती है, कि हम क्या करते हैं पॉलिटिकल साइंस में लीडर्स की पर्सनालिटी स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, उनका क्या प्रोपेगेंडा है, तो ये सब चीजें स्टडी करेंगे। सोशियोलॉजी कैसे इंक्लूड होती है, हम कास्ट, क्लास, रिलीजन, इन सब का जो है स्टडी करेंगे इन वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, इकोनॉमिक्स कैसे इंक्लूड होती है, तो हम बजट पॉलिसीज को स्टडी करेंगे, इनइक्वालिटी को, वेलफेयर स्कीम्स को, तो इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है इन सब चीजों का, तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इससे पॉलिटिकल साइंस क्या होगी, और भी ज्यादा रिचर होगी और भी ज्यादा रियलिस्टिक होगी, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। सो आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हुए होंगे बिहेवियरलिज्म के, कि क्या मेन फीचर्स थे बिहेवियरलिज्म के। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And you already know कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, then do share this video with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स, प्लीज मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक्स देते रहिए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए या क्या चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर।